एमपी आयुर्वेद कंपाउंडर की जो भर्ती है उसकी तैयारी के क्रम में हमने लगभग बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप सभी को यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर दिया है। जो कोर्सेज परचेज नहीं कर पाए हैं आयुर्भास्कर ऐप पे, वो यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट के अंतर्गत देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज, जिसमें 100 क्वेश्चन आप सभी को यूट्यूब पे दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया उस वीडियो में। साथ ही आप अगर देखेंगे तो 3 मॉडल पेपर भी हमने यहाँ पे आपको बताया, जिसमें से 50 क्वेश्चन आप यूट्यूब पे देख चुके हो। और बाकी अगर हम देखें तो जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के अंतर्गत 100 मॉक क्वेश्चन की सीरीज भी आप सभी को मिली है ऐप पर। लेकिन आपके मॉडल पेपर के लिए जो हमने बोला था कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, यानी कि 15 अप्रैल को आपका एग्जाम है और 14 अप्रैल तक आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, उसी क्रम में एक और मॉडल पेपर हम सभी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और हमेशा की तरह 50 मॉक क्वेश्चन आप सभी को यूट्यूब पे मिलेंगे। और पूरी सीरीज जो है आयुर्भास्कर ऐप पे जो कोर्सेज आप सभी ने लिया है एमपी आयुर्वेद कंपाउंडर का, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी हो रही है, वहां पे मिलेगा। साथ में इस सीरीज का पीडीएफ और आंसर शीट भी आपको ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, इसमें कितने क्वेश्चन हैं और किस पे आधारित है वो सभी आपको तब पता चलेगा जब आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे मेरे साथ देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट मिस करते हो, क्वेश्चन छूटता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब एग्जाम में बैठते हो तो लगता है कि अरे जो सर बता रहे थे वही क्वेश्चन है, हमने पढ़ा नहीं, गलती कर दी, वही एग्जाम में आ भी जाता है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपने जो भी स्टडी मटेरियल अभी तक प्रिपरेशन किया है वो पूरी तरह से बेस्ट है, आपके भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो भी आपने मॉडल पेपर अटेम्प्ट किया उसमें आप अगर देखें तो 2 मॉडल पेपर ऐसे थे जिसमें जीके जीएस और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन उसमें रखे गए थे। लेकिन आपका पूरा जो सिलेबस है भर्ती का, उसमें अगर देखा जाए तो 25 नंबर का जो भी प्रश्न है, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 25% कह सकते हैं, 25 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका कहाँ से होगा? वो आपका जीके से होगा, हिंदी से होगा, मैथ से होगा और जो रीजनिंग है उससे होगा। अब अगर देखा जाए तो इसमें जनरल साइंस भी हो सकता है, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपका 25 नंबर का प्रश्न जो है यहां से बनेगा, ठीक है। लेकिन जो 75 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका आयुर्वेद से ही है। किससे है? आयुर्वेद से। तो हमारा फोकस कहां रहना चाहिए वो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये 25% जो है, ये 25 नंबर जो है, आप थोड़ा भी अगर पढ़े हो इसको कर सकते हैं, या अगर आप इसमें स्किप भी कर दो कुछ क्वेश्चन, तब भी आप अगर इसको पूरी तरह से तैयार करके करो तो अच्छा आप मार्क गेन करोगे और मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बार बार जो टारगेट किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है? आयुर्वेद के पूरे सिलेबस पे, जो कि बटा हुआ है कैसे? आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा। एक विषय तो ये है आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा। अगर देखा जाए तो प्रश्नों का जो क्रम है इससे भी उसी प्रकार है जैसे अलग के जो सब्जेक्ट है उनसे है। स्वास्थ्य शिक्षा का थोड़ा सा पोर्शन ब्रॉड है और आयुर्वेद परिचय का शॉर्ट है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो टफेस्ट प्रश्न जो है स्वास्थ्य शिक्षा की अपेक्षा आयुर्वेद परिचय से बन रहा है। ये तो हो गया एक विषय। दूसरा विषय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो विषय है कौन सा?
द्रव्य गुण का, किसका है, द्रव्य गुण का। और द्रव्य गुण वो विषय है जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है, विस्तृत है। इसमें अगर हम देखें तो पौधों के नाम, पौधों से लेकर के उनके नाम, पर्याय, लैटिन शब्द, लैटिन नाम, बॉटनिकल नेम जो है वो, इनके जो भी गुण, वीर्य, विपाक है उससे रिलेटेड प्रश्न, इनके पहचान से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। ये सारे टर्म टॉपिक जो है इसमें पूरी तरह से मिश्रित है, ठीक है। यहां पे भी अगर देखें तो स्वास्थ्य शिक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि बस स्वस्थ वृत्त ही आप सभी से पूछेगा, ऐसा नहीं है। इसमें शरीर रचना और क्रिया विज्ञान को भी इसमें डाल दिया है, लेकिन आपके राज्य में जो सिलेबस जारी किया गया है भर्ती परीक्षा के लिए उसमें स्वास्थ्य शिक्षा में इसे कंबाइन कर दिया गया, शरीर रचना क्रिया विज्ञान को भी। इस चीज को समझना होगा हमें। और जो द्रव्य गुण विज्ञान है, द्रव्य गुण है, उसमें पूरा प्लांट जो भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उससे पर्याय पूछा जा सकता है, उनका लैटिन नाम, बॉटनिकल नाम, गुण, वीर्य, विपाक, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और जो पदार्थ विज्ञान के ऊपर आचार्यों का मत है वो सारी चीजें भी यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसी क्रम में अगर हम आए तीसरे सब्जेक्ट पे तो रसशास्त्र, भैषज कल्पना, भैषजशाला, ये विषय आ जाता है। ये भी सबसे विस्तृत विषय है, हम कह सकते हैं कि ये भी विस्तृत विषय ही है, द्रव्य गुण की तरह ये भी विस्तृत है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम बांट दें इन तीनों विषय को, अगर देखें तो अलग अलग करेंगे तो 6 विषय हो जाएंगे, लेकिन अगर इन तीनों को हम अलग तरीके से बांट दें तो हम कह सकते हैं कि इससे 15% प्रश्न आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो लगभग 60%, मतलब 60% जो पोर्शन है वो द्रव्य गुण और रसशास्त्र, भैषज कल्पना या भैषजशाला पे डिपेंड है। तो हमें मेहनत यहाँ पे भी करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस्ड यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो ज्यादा तगड़े और कठिन क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से तो आप कर सकते हो याद करके, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, समझना होगा, ठीक है। रसशास्त्र में रसशाला के यंत्रों से प्रश्न हो सकते हैं, जो भी महारस है, उपरस है, साधारण रस है, रत्न, उपरत्न है, उनसे प्रश्न हो सकते हैं। शोधन, मारण, जारण, भस्मीकरण, इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। इनके जो भस्म है उनके गुणों से आधारित प्रश्न हो सकते हैं। मात्रा, अनुपान से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। पुट से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। भैषज कल्पना में कषाय, पंचविध कषाय कल्पनाएं, जो 5 कषाय कल्पनाएं हैं उससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। औषधि निर्माण से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। योगों से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। रोगाधिकार जो योग के हैं उससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। तो काफी कुछ पढ़ने को है। तो जो पहले से ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं वो तो लगभग पढ़ चुके हैं, तैयारी अच्छी कर चुके हैं, लेकिन जो बाद में ज्वाइन हुए उनका मात्र एक ही सहारा है कि वो मॉडल पेपर देखें, ऐप पे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको देखें, उसको अटेम्प्ट करें, पीडीएफ वगैरह जो है प्रिंट करा करके उसको अटेम्प्ट करें, उसको रिवीजन करें। बस यही एक चारा हमारे पास है। समय कम है और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट में जुड़े, उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं पता है, तो उनके लिए बस एक ही मंत्र है, आर्य भास्कर ऐप पे आओ, टेस्ट सीरीज लो, वहां पे डेली टेस्ट अटेम्प्ट करो, बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत में इतना गला फाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक अनभिज्ञ हैं, उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो घूमने से अच्छा है कि एक जगह अस्थायी हो जाइए और वहां पे आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस सीरीज में हम यहाँ पे आपको हमेशा की तरह 50 प्रश्न ही देंगे, बाकी पूरी सीरीज जो है आपको आर्य भास्कर ऐप पे आपके कोर्स में मिलेगी, चाहे आपने कोई भी कोर्स लिया है उसमें, ठीक है।
मॉडल पेपर 4 है, इसमें टोटली जो है आयुर्वेद के ही क्वेश्चन रहेंगे। विपाक अंतिम उत्पाद है, ये देखिए विपाक अंतिम उत्पाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं और एक बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। कई बार आपको बताया गया है कि विपाक क्या है, तो हमने बताया कि रस का जो पाचन उत्पाद है, रस जब हमारी जठराग्नि में परिवर्तित हो जाता है पचने के बाद से, वही विपाक है। तो विपाक का अंतिम उत्पाद क्या है, वो है पाक क्रिया। विपाक का अंतिम उत्पाद क्या है, पाक क्रिया, मतलब कि पाक क्रिया जो है अंतिम उत्पाद है विपाक का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कर्पूर किसके लिए अधिक उपयोगी है। कर्पूर किसके लिए अधिक उपयोगी है, कर्पूर रस की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी औषध योग के साथ रस जुड़ जाए ना, तो आप ये समझिएगा कि वो रस शास्त्र के अंतर्गत भस्म के अंतर्गत ही तैयार किया गया है। तो रस कर्पूर रस किसके लिए अधिक उपयोगी है, अतिसार, फिरंग, जलोदर या विसूचिका। तो आंसर होगा अतिसार के लिए। ठीक है, अगला, कपि कच्छू की आकृति विज्ञान का वर्णन करें, मतलब कि कपि कच्छू देखने में होता कैसा है। ठीक है, छूप, लता, झाड़ी या वृक्ष। तो आंसर होगा बी, झाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी किसके उपद्रव होता है, मतलब कि ओटोटॉक्सिसिटी जो है वो किसका उपद्रव होता है, टेट्रासाइक्लिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, क्लोरेमफेनिकॉल का या पेनिसिलिन का। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अगर देखें तो आधुनिक चिकित्सा पे भी आधारित है। हम कह सकते हैं कि द्रव्य गुण में जो 20 वर्ग है उसमें जो वृक्ष या पौधे हैं उनके अंतर्गत जो रसायन पाया जा रहा है उससे रिलेटेड भी यह प्रश्न कह सकते हैं कि है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कामदूधा रस का विशेष रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है। कामदूधा रस का विशेष रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है, संधिवात में, अम्लपित्त में, अतिसार में या शोफ में। तो आंसर हो जाएगा सी, अम्लपित्त में। किसमें, अम्लपित्त में कामदूधा रस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, पोजोलॉजी लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन पोसोलॉजी भी कई लोग कर देते हैं। तो पोजोलॉजी का अध्ययन है, पोजोलॉजी का अध्ययन क्या है, आहार का, जहर का, ड्रग खुराक का या औषध बातचीत का। तो आंसर हो जाएगा सी, ड्रग खुराक का। जो पोजोलॉजी है ना उसमें दवाई की मात्रा के बारे में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक रत्ती के बराबर है, ये कई बार बताया जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट में आप नोट कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण और कई बार बताया गया। एक रत्ती बराबर 120 मिलीग्राम, 120 mg, और आधा रत्ती अगर बोला जाएगा तो 60 mg। ठीक है, 120 mg एक रत्ती और आधा रत्ती 60 mg। तो बताने की जरूरत नहीं, रट जाइए। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हरितकी में अनुपस्थित रस है। हरितकी में कौन सा रस अनुपस्थित है। अगर आप देखें तो द्रव्य गुण की जो सीरीज आप अटेम्प्ट की हो उसमें यह प्रश्न था। तो आंसर आप बता सकते हो, अगर पढ़ रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपने को धोखा नहीं दे रहे हो, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, फटाक से कमेंट कीजिए। अगला देखिए, कह रहा है कैलोमेल क्या है। कैलोमेल क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिंक ऑक्साइड है या टिन ऑक्साइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा आंसर, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न कह रहा है बोल परपटी किसमें उपयोगी है। बोल परपटी उपयोगी किसमें है, रक्तपित्त में, रक्तार्स में, रक्त प्रदर में, सभी में। ठीक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, एक योग है बोल परपटी, किसका योग है, रस शास्त्र का योग है। ठीक है, रस शास्त्र के अंतर्गत तैयार किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि रक्तपित्त, रक्तार्स, रक्त प्रदर, इन सभी में बोल परपटी का प्रयोग किया जाता है, इसका रोगाधिकार है। अगला देखिए, रिसर्पिन किससे निकाला जाता है। रिसर्पिन किससे निकाला जाता है। ठीक है, तो रिसर्पिन क्या है,
ये औषधि द्रव्य से प्राप्त किया जाने वाला एक केमिकल है, एक यौगिक है। अब किससे निकाला जाता है? रूबिया कार्डिफोलिया से, ऑक्सीमर्म स्ट्रीटम से, रावोल्फिया स्प्रेंटिना से, या एलोवेरा से। तो यहां पे हमने समझने के लिए आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें यहां पे मेंशन है कि रिसरपिन क्या है, पूरा स्क्रीन पे ले आते हैं। क्या कह रहे हैं? रिसरपिन मुख्य रूप से रावेल्फिया सर्पेंटिना किससे प्राप्त किया जा रहा है? रावेल्फिया सर्पेंटिना नामक पौधे की जड़ों से निकाला जाता है। अब रावेल्फिया सर्पेंटिना किसका नाम है? ये सर्पगंधा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर्पगंधा को। तो रिसरपिन कहां से प्राप्त हो रहा है? सर्पगंधा से। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्कलाइड है। क्या है? एल्कलाइड है। सर्पेंटिना यानी कि रावोल्फिया सर्पेंटिना से रिसरपिन प्राप्त हो रहा है। और रिसरपिन क्या है? एक एल्कलाइड है। रिसरपिन क्या है? एक एल्कलाइड है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? उच्च रक्तचाप के लिए, हाई बीपी के लिए, और कभी कभी मानसिक विकारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखें, कह रहे हैं द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रवाल। क्या कह रहा है? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रवाल। प्रवाल को कोरल कह सकते हैं। प्रवाल क्या है? अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं कोरल। तो केमिकल कंपोजिशन पूछ रहा है प्रवाल का। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हम कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन में CaCO3 दिया तो CaCO3 ही सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न, निम्न में से विकासी द्रव्य है। विकासी द्रव्य कौन सा है? कोद्रव, मध्य, भंगा, तक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विकासी द्रव्य कौन सा है? कोद्रव, मध्य, भंगा, तक्र। निद्राजनन द्रव्य कौन कौन से हैं? अश्वगंधा, पुष्यानुक चूर्ण, शतावरी, शीतोप्लादी चूर्ण। तो निद्राजनन में अगर देखा जाए तो अधिकांशतः निद्राजनन में किसे रखा जाता है? निद्राजनन में रखा जाता है अश्वगंधा को। सभी को पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए अश्वगंधा। अगला प्रश्न देखिए। अविषयंदी द्रव्यों का औसत कर्म क्या है? ए ऑप्शन देखिए, स्त्रोतोभेद, दोष शौथिल्य, स्त्रोतोरोध, दोष विलयन। तो आंसर हो जाएगा बी स्त्रोतोरोध। ठीक है। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार औषधि शब्द क्या अंकित करता है? आचार्य चरक के अनुसार औषधि शब्द क्या दर्शाता है इनमें से? पुष्प, पुष्प, फलयुक्त, अपुष्प फल, या वर्षायु। तो आंसर हो जाएगा डी वर्षायु। तो चरक के अनुसार औषधि शब्द क्या अंकित करता है? वो अंकित करता है वर्षायु। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन जिसमें मेंशन किया लाई चूर्ण, कई बार आप पढ़े भी हैं। लाई, जैसे सामान्यतः आप देखें तो वैसे कल्पना में लाई नौ पूछ करके लाजा पूछा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि लाई चूर्ण का रोगाधिकार क्या? अतिसार, मूत्र विकार, शिरशूल, या वात रक्त। तो लाई नहीं आप पढ़े हो, लेकिन आपने भैंसज कल्पना में लाई को किस नाम से पढ़ा है? लाई को आपने पढ़ा है लाजा, लाजा रस, या लाजमंड भी आपने पढ़ा होगा। तो वही लाजा जो है, जिसको सामान्यतः भूजा भी कई भाषा में कहते हैं, तो वही लाजा चूर्ण का रोगाधिकार पूछ रहा है। तो किस रोग में इसको प्रयोग में लिया जाता है? किस रोग का ये जो है रोगाधिकार है? तो आंसर हो जाएगा ए अतिसार। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से एक सिद्ध मकर ध्वज के घटक में से एक है? देखिए, जो मकर ध्वज है, सिद्ध मकर ध्वज, उनमें से कौन, इनमें से कौन मकर ध्वज का, सिद्ध मकर ध्वज का एक घटक है? स्वर्ण है, ताम्र है, रजत है, लौह है। तो आंसर हो जाएगा
ए स्वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अस्थि का प्रकार नहीं है? अस्थि का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा सी उलूखल व शामुद्ग। आंसर सी होगा उलूखल व शामुद्ग। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में रक्त फेन से किस अंग की उत्पत्ति होती है? आचार्यों के अनुसार पूछा जाए कि आचार्यों ने कहा है कि रक्त फेन से किस अंग की उत्पत्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा बी फुफ्फुस की। आंसर क्या हो जाएगा? बी फुफ्फुस। फुफ्फुस किसे कह रहे हैं समान? तो फेफड़ों को। अगला प्रश्न, त्रिविध शास्त्र पायना है। त्रिविध शास्त्र पायना इनमें से क्या है? क्षार उदक तैल, क्षार दुग्ध तैल, कांजिक उदक तैल, कांजिक उदक दुग्ध। आंसर होगा ए क्षार उदक तैल। अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में पेशियों की संख्या है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो शाखाएं हैं, शाखाएं मतलब कि 2 हाथ 2 पैर, उनमें जो मांसपेशियां जो पेशियां हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी 400। ना ही 500 है, ना ही 300 है, ना ही 200 है। आंसर होगा सी 400। अगला प्रश्न, गर्भाशय स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। ऑप्शन देखिए, प्रथम आवर्त योनि की गर्भाशय स्थित है कहाँ पे? प्रथम आवर्त योनि की, द्वितीय आवर्त योनि, सी कह रहा तृतीय आवर्त योनि, और डी कह रहा चौथा आवर्त योनि। तो आचार्यों ने बताया है कि जो गर्भाशय वो गर्भ के मतलब तृतीय आवर्त में स्थित होता है, तो आंसर क्या होगा? सी तृतीय आवर्त योनि। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है सद्योवृहिता गर्भा का लक्षण। सद्योवृहिता गर्भा आपने पढ़ा होगा कि जो गर्भा है वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें गर्भवती को अपने शरीर के अंतर्गत कुछ लक्षण जो है बस वो महसूस कर पाती हैं, और एक ऐसे लक्षण होते हैं जो कि सभी महसूस कर पाते हैं। तो सद्योवृहिता या सद्योगृहिता जिसे कहा रहा है वो लक्षण जो है शक्ति सदन का है। आंसर होगा बी। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या होगा? बी। पता भी है आपको, कई बार बताया भी जा चुका है कि जो सद्योगृहिता है, जिसको यहाँ पे सद्योगृहिता भी लिखा हुआ है, सद्योगृहिता कहेंगे, सद्योगृहिता, और एक लक्षण जो कि अन्य को पता चलता है और एक लक्षण जो बस गर्भवती महिला को ही पता चल पाता है। तो शक्ति सदन का मतलब शक्तियां जो है थोड़ा सा भारी हो जाना, शिथिल हो जाना, उसी को कहा जा रहा है। तो आंसर 24 का क्या होगा? बी शक्ति सदन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंग दोष के कारण शरीर में आती है। बंग दोष के कारण शरीर में क्या आता है? जड़ता आता है, कुष्ठ आता है, आद्यमान आता है, या मृत्यु आती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, त्रिदंड किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। जैसे अगर देखें तो सभी 3 है और तीनों के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य जो है ये त्रिस्तंभ में आता है। ठीक है, वात पित्त कफ अगर देखा जाए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य त्रिस्तंभ है। वात पित्त कफ त्रिदोष में आता है। सत्व, आत्मा, शरीर ये भी दोषों के अंतर्गत ही है। और एक है धर्म, अर्थ, काम, ये जो है पुरुषार्थ में सम्मिलित किया गया। तो आंसर क्या होगा? त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर, यही क्या है? त्रिदंड के अंतर्गत आता है। इन्हें इन तीनों को हम क्या कहते हैं? त्रिदंड कहते हैं। तो आंसर होगा बी सत्व, आत्मा, शरीर। ठीक है, अगला प्रश्न, भ्रूण में बुद्धि का विकास होता है। आचार्यों ने अलग अलग समय काल में भ्रूण में अलग अलग चीजों का विकास होना बताया है। इसमें पूछा जा रहा है भ्रूण में बुद्धि का विकास कब होता है? भ्रूणावस्था के 5वें महीने में, 8वें महीने में, गर्भावस्था के 7वें महीने में, या गर्भावस्था के 6वें महीने में? तो आंसर होगा
डी गर्भावस्था के 6वें महीने में। ठीक है, तो आचार्यों का मानना है कि 6वें महीने में बुद्धि का विकास भ्रूण में होने लगता है। ठीक है, तो वो भ्रूण नहीं रह जाता, उसको हम गर्भ कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा है तो यहाँ बताया जा रहा है कि गर्भावस्था के 6वें महीने में भ्रूण में बुद्धि का विकास होने लगता है। अगला प्रश्न, संग्रहकार ने अर्श रोग में विशेषकर पथ्य बताया। अब संग्रहकार मतलब संग्रहकार जिन्होंने अष्टांग संग्रह की रचना की, उसे ही संग्रहकार कहा जा रहा है। तो संग्रहकार ने अर्श रोग में विशेषकर पथ्य बताया, मतलब कि बवासीर में जो पथ्य है वो क्या होगा, वास्तुक है, सूरण है, जीवंती है, पटोल है। तो सूरण, अधिकांशतः आचार्य ये बताते हैं कि जो सूरण है वो बहुत ज्यादा पथ्य है, बवासीर यानी कि अर्श में प्रयोग में लिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये एक तरह से सब्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दोष वैषम्य को कहते हैं। दोष वैषम्य को क्या कहते हैं, रोग, अव्याधित, अरोग या आतुर। तो आंसर हो जाएगा ए, रोग। दोष वैषम्य को हम कहते हैं रोग। अगला प्रश्न, भिषग्य वश्य यह किसका गुण है। देखिए, शब्द से हम पकड़ सकते हैं भिषग्य वश, यानी कि ऐसा व्यक्ति विशेष जो भीषक के वश में है, यानी कि चिकित्सक के वश में जो हो, यह किसका गुण है, वैद्य का है, परिचारक का है, आतुर का है या औषध का है। आंसर होगा बी, आतुर। ठीक है, तो आतुर रोगी को कहते हैं, रोगी चिकित्सक के वश में एक तरह से कह सकते हैं, तो विषग्य वश ये गुण है रोगी का। अगला प्रश्न कह रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। अब रेड क्रॉस सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी देखते होंगे जो लाल कलर का जो प्लस का सिंबल आप देखते होंगे वो रेड क्रॉस सोसाइटी का ही चिन्ह है। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 1920, 1932, 1910, 1958 किस सन में स्थापित हुआ था। तो हम बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जो सिंबल है वो किस तरह का होता है, वो लाल रंग का जो प्लस का सिंबल आपने हॉस्पिटल के आगे या फार्मेसी के आगे देखा होगा, ये किसी चिकित्सा जगत को नहीं दर्शाता, किसी चिकित्सा क्षेत्र को नहीं दर्शाता, जबकि ये दर्शाता है किसको, रेड क्रॉस सोसाइटी को। ठीक है, जबकि जो चिकित्सक हैं या मेडिकल पेशेवर हैं उनके लिए जो सिंबल होता है एक तलवार होती है, स्वर्ण तलवार, इसके ऊपर स्नेक सांप जो है ऐसे लपटा होता है। तो ये एक तरह से चिकित्सक या मेडिकल पेशों का सिंबल होता है, लेकिन अधिकांशतः जो है ये लाल रंग का प्लस का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो हमें सिंबल से नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे आ गया तो हमने आपको बता दिया कि रेड क्रॉस का जो सिंबल है वो ये है, और डॉक्टर या चिकित्सक के लिए या मेडिकल पेशों के लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई है 1920 में। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 1920। अगला प्रश्न देखिए, कल्पद से तात्पर्य है, कल्पद कौन है, औषध को बनाने वाला, चिकित्सा करने वाला, सेवा करने वाला, नियम बताने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए औषध को बनाने वाला। कल्पद यानी कि कल्प को बनाने वाला ही जो है कल्पद कहलाता है। अगला प्रश्न, शरीर में दोष कितने हैं। अब यहाँ पे शरीर के दोष पूछ रहा है, त्रिदोषों की संख्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो शरीर में दोषों की संख्या अगर देखी जाए तो आंसर होगा 2, ऑप्शन होगा सी सही होगा। 2 शरीर के दोष होते हैं, एक क्या होता है शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। ठीक है, उसमें अगर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। शारीरिक दोष में 3 होते हैं जिसमें त्रिदोष बताएगा, और मानसिक दोष में भी संख्याएं जो है दोषों के अनुसार ही निर्धारित की गई। तो शरीर में दोषों की संख्या अगर पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि 2 शरीर के दोष हैं। अगला प्रश्न, नारी दुग्ध में गाय दुग्ध की अपेक्षा होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कई जगह पूछा भी गया है। तो पूछ जा रहा है कि नारी दुग्ध में गाय दूध की अपेक्षा क्या होता है, मतलब गाय के दूध में ये चीज नहीं होती है जबकि नारी दुग्ध में होता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या
नियासिन। तो आंसर क्या होगा? विटामिन डी। नारी दुग्ध में गाय के दुग्ध की अपेक्षा विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न, अन्न को माना जाता है, अन्न को आचार्यों ने क्या माना है? शरीर उपयोगी, शरीर, प्रलनकर्ता, प्राण या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? सी, प्राण। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ संचित होता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ स्थित होता है? यकृत, त्वचा, उपरोक्त सभी या किसी में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यकृत, यानी कि लीवर में यह संचित होता है। अगला प्रश्न, फोटोफोबिया किस विटामिन की कमी से होता है? फोटोफोबिया यानी कि उजाले से डर, एक ये बीमारी होती है और एक बीमारी होती है जिसमें अंधेरे से डर लगता है। तो किस विटामिन की कमी से फोटोफोबिया होता है? विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन ए या विटामिन डी। तो फोटोफोबिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा ए, विटामिन टू, विटामिन बी2, विटामिन बी2 की कमी से फोटोफोबिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम का आरंभ कब हुआ? मतलब भारत में जो राष्ट्रीय विटामिन ए उपचार प्रोग्राम है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1996, 1976, 1970, 1949। तो आंसर हो जाएगा सी, 1970। 1970 में भारत में नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, पुरुष का नेशनल बीएमआर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, नोट कर सकते हैं। तो नेशनल बीएमआर का मतलब ये हुआ कि जो एक मेल है उसको इस मानक के अनुसार दिन भर के पर घंटे के हिसाब से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ है 32.9 किलो कैलोरी पर घंटा, 33.9 किलो कैलोरी पर घंटा, 38.1 किलो कैलोरी पर घंटा, 39.1 किलो कैलोरी पर घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 38.1 किलो कैलोरी पर घंटा। ठीक है, तो पुरुष का नेशनल बीएमआर होगा 38.1 किलो कैलोरी पर घंटा। अगला प्रश्न, दंतवन की लंबाई होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, बताया भी गया है। दंतवन, जिसको कई जगह आपको दांतोन भी दिख जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा, दांतोन, दातून भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे दंतवन हो, दातून हो या दातोन हो। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा में बताया भी गया है, स्वास्थ्यविद में आपने पढ़ा भी है कितनी लंबाई होती है, 9 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल। तो जानने सी बात है, आपको पता भी होगा लंबाई कितनी होती है, 12 अंगुल। और कैसी मोटाई होनी चाहिए? कनिष्ठिका के बराबर। जो कनिष्ठिका अंगुली है, कनिष्ठिका के बराबर जो है इसकी मोटाई होनी चाहिए। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका के बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। कई बार बताया गया है, आपको इसको याद रखना होगा। अगर मोटाई पूछे तो आप बता सकते हैं कि कनिष्ठिका के समान। अगला प्रश्न, मृदु पुष्प पर्याय है। मृदु पुष्प किसका पर्याय है? कमल का, शीरीष का, तरुणी का या अगस्त्य का? तो आंसर क्या होगा? शीरीष, बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, आचार्य चरक के अनुसार शाखा व पल्लव का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? शाखा यानी कि जो टहनियां होती हैं पौधों की, वो, और जो पत्ते हैं वो किस ऋतु में संग्रहित होने चाहिए आचार्य चरक के अनुसार? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा किस ऋतु में संग्रहित करना चाहिए? आंसर होगा डी, वर्षा और बसंत ऋतु में। ठीक है, वर्षा और बसंत ऋतु में शाखा और पल्लव का संग्रह करना चाहिए। अगला प्रश्न, उभयतो भागहार द्रव्यों का किस भूमि में नहीं करना चाहिए? उभयतो भागहार द्रव्यों का संग्रह किस भूमि में नहीं करना चाहिए? तो ऐसे औषध द्रव्य जो कि उभय भूमि में पाए जाए, उभय मतलब कि जलीय भी हो और स्थलीय भी हो, तो उनका संग्रह किस भूमि में वो हो तो नहीं करना चाहिए? जड़ गुण बहुल, वायु गुण बहुल और आकाश गुण बहुल।
ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टडी मटेरियल आप सभी को दिए जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए। और जो यूट्यूब पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको इस सीरीज में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमने वीडियो के स्टार्ट में ही कह दिया था। पूरी सीरीज देखने के लिए आपको आर्य भास्कर ऐप के किसी भी कोर्स में अगर आपने इनरोल किया है, चाहे एमपी का, चाहे राजस्थान का, चाहे हरियाणा का, तो वहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज पूरा मॉडल पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ और उसके आंसर शीट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप तैयारी कीजिए और जितनी भी बेहतरीन स्टडी मटेरियल है उसका लाभ उठाइए। ठीक है। तो आंसर आकाश गुण बहुल, जल गुण बहुल, वायु गुण बहुल या आकाश गुण बहुल क्या होगा? तो आंसर जाएगा बी, जल गुण बहुल। मतलब कि जहां पे जल गुण की बहुलता हो वहां पे उभयतो भागहार द्रव्यों का संक्रमण इस भूमि से नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लवंग का प्रयोज्यांग है। ये भी कई बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप आंसर बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि लवंग का प्रयोज्यांग क्या है। ठीक है। क्या पुष्प है, क्या त्वक होगा, फल होगा, पंचांग होगा? आंसर बताइए। अगला प्रश्न, तो पुष्प, देखिए कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए हम बता दें पुष्प और पुष्प कलिका अगर दोनों है तो वो सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए अष्टवर्ग में रिद्धि वृद्धि के स्थान पर किस द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है? तो जो रिद्धि वृद्धि है अष्टवर्ग में उसके स्थान पे कौन सा द्रव्य प्रयोग में ले सकते हैं? इनमें से अश्वगंधा, करमर्द, विदारी कंद या शतावरी? तो आंसर क्या होगा? सी, विदारी कंद। विदारी कंद को रिद्धि वृद्धि के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, खदीर का प्रयोज्यांग है। खदीर का कौन सा अंग प्रयोग में लिया जाता है? पत्र, त्वक, निर्यास या पंचांग? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, त्वक। अगला प्रश्न देखिए, ग्रास व त्रास है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, रसशास्त्र का प्रश्न है। रत्न का गुण है, गर्भद्रुति का गुण है, रत्न दोष है या संस्कार है? आंसर क्या होगा? सी, रत्न दोष। अगला प्रश्न, एक गुंजा कितने एमजी के बराबर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक गुंजा कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो एक गुंजा बराबर जो है एक रत्ती हम बता सकते हैं, या एक रत्ती बराबर एक गुंजा हम कह सकते हैं। नोट भी कर लीजिएगा। क्या कहा हमने? एक रत्ती बराबर एक गुंजा और एक गुंजा बराबर 120 mg हम कह सकते हैं। ठीक है। तो एक रत्ती में भी 120 mg होता है और एक गुंजा में भी 120 mg होता है। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग यूनिट अपने हिसाब से बताई प्राचीन समय में। अगर उसी को हम आधा रत्ती कहें तो आधा रत्ती में आधा गुंजा कह सकते हैं और आधा गुंजा में 60 mg कह सकते हैं। ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया। 48 का आंसर क्या होगा? डी, 120 mg। अगला प्रश्न, शिलाजतु सेवन काल में अपत्य। ये भी रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। जब शिलाजतु या शिलाजीत का सेवन किया जाता है तो क्या सेवन नहीं करना चाहिए? तक्र का, कुलत का, मधु का या दुग्ध का? तो आंसर क्या हो गया उसमें? आंसर हो जाएगा बी, कुलत का। ठीक है। मन शिला का रासायनिक सूत्र क्या है? मन शिला का रासायनिक सूत्र क्या है? AS2S3 AS2S2 AS2O5 AS2O3। ये भी कई बार बताया गया है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है और YouTube पे हमने जैसे बताया था कि आपको यहाँ पे 50 प्रश्न जो भी मॉडल पेपर है उससे मिलेंगे। बाकी फुल मॉडल पेपर जो है आपको आर्य भास्कर ऐप पे आपके कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में उसका PDF जो है वो भी मिलेगा आंसर शीट के साथ। तो आप जल्दी जल्दी, अभी भी आपके पास समय है कुछ दिन का, आप चाहें तो ना आप प्रीमियम कोर्स लीजिए ना ही मास्टर कोर्स लीजिए, आप चाहें तो टेस्ट सीरीज लेकर के आप अच्छे से तैयारी जो है कर सकते हो AS2 और S2। ठीक है।